मम्मी, ये कैसा सूट दिया है प्रीति भाभी ने? हरे रंग का। हरा रंग भी कोई पहनता है क्या? और रोहन को जो शर्ट दी थी उसका तो न कपड़ा बढ़िया है न प्रिंट। कितनी बार कहा है भाई को कि रोहन सिर्फ ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। मेरी देवरानी के भाई ने उसे कितना सारा सामान दिया, ब्रांडेड कपड़े, बच्चों के महंगे खिलौने, हल्दीराम की मिठाइयाँ और 11,000 नकद अलग से। मुझे कितनी शर्म आई। पता है आपको, रक्षाबंधन के 2 दिन बाद सुरुचि का फोन आया। माँ चुपचाप सब सुन रही थी। यह कोई नई बात नहीं थी, सुरुचि की पुरानी आदत थी। भाई भाभी कितना भी अच्छा सामान देते, सुरुचि को उसमें कमियां ही नजर आती। सुरुचि की देवरानी के मायके वाले बहुत पैसे वाले थे, इसलिए उसके घर से बहुत सारा सामान आता था। लेकिन इधर राजीव की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। वह प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, बहुत अधिक सैलरी नहीं थी। अभी 1 साल पहले ही उसने अपनी मेहनत से एक छोटा सा मकान खरीदा था, जिस पर उसने लोन भी ले रखा था। आरव के जन्म के बाद तो खर्चे और भी बढ़ गए थे और उधर माँ की बीमारी पर भी आए दिन कुछ न कुछ खर्च होता रहता था। लेकिन इन सब के बावजूद भी राजीव और प्रीति से जो बन पड़ता था वो सुरुचि को दिया करते थे। लेकिन सुरुचि अपनी आदत के अनुसार कमियां निकाल ही दिया करती थी। माँ सुरुचि को हर बार समझाया भी करती थी कि हर भाई अपनी क्षमता अनुसार अच्छा ही देता है, लेकिन उस पर किसी बात का कुछ असर नहीं होता था। माँ समझा समझा कर थक चुकी थी, लेकिन इस बार उनका रवैया कुछ अलग ही था। वो सुरुचि की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, तू ठीक कह रही है सुरुचि, भला ऐसे बेकार कपड़े भी किसी को दिए जाते हैं क्या? तू कल ही घर आ जा, मैं तुझे भाई से कहकर और कपड़े दिला दूंगी। सुरुचि को माँ के इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसको लगा था कि माँ अब लेक्चर देना शुरू कर देंगी। अपनी बात सही निशाने पर लगती देख सुरुचि बहुत खुश थी। ठीक है माँ, मैं कल ही आती हूँ। हाँ, और वो कपड़े भी लेती आना। सूट तो प्रीति पहन लेगी और शर्ट भाई की काम आ ही जाएगी। और एक काम और करना, आरव कह रहा था कि बुआ राखी पर उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई तो बेटा आते हुए उसके लिए एक बढ़िया सी रिमोट की कार लेती आना। वह बहुत जिद कर रहा है, बच्चा है न, अब उसको समझा भी नहीं सकते। और हाँ, एक काम और करना, तुम्हारे रास्ते में लाल चौक पड़ता है, वहां से भाई के लिए 1 किलो बालूशाही खरीद के लाना। तुझे तो पता ही है भाई को बालूशाही कितनी पसंद है। और वैसे भी जो तू राखी पर रसगुल्ले लाई थी वो तो सब खा खा कर थक चुके हैं। सुरुचि के चेहरे का रंग बदलने लगा था। और हाँ सुन, माँ अभी और भी कुछ कहती, इससे पहले ही सुरुचि ने बात काट दी। मम्मी, कल तो नहीं आ पाऊंगी मैं, रोहन को कहीं बाहर जाना है और मैं अकेली नहीं आ सकती। फिर कभी देखती हूँ। सुरुचि समझ चुकी थी कि माँ उसकी बातों में नहीं आने वाली है। इधर माँ सुरुचि का स्वभाव अच्छे से जानती थी। उन्हें पता था सुरुचि सिर्फ लेना जानती है, देने के नाम पर तो उसका दम निकलने लग जाता था। इसीलिए उन्होंने उसको सबक सिखाने के लिए ये सब कहा। माँ ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, जब समय मिले तब आ जाना। माँ जानती थी अब सुरुचि को कई दिन तक समय नहीं मिलने वाला था। कुछ साल पहले मेरी एक सहेली ने सिर्फ 50 साल की उम्र पार की थी। लगभग 8 दिनों बाद वह एक बीमारी से पीड़ित हो गई थी और उसकी जल्दी ही मृत्यु हो गई। ग्रुप में हमें एक शोक संदेश प्राप्त हुआ कि दुख की बात है, वह हमारे साथ नहीं रही। 2 महीने बाद मैंने उसके पति को फोन किया। ऐसे ही मुझे लगा कि वह बहुत परेशान होगा, क्योंकि ट्रैवल वाला जॉब था। अपनी मृत्यु तक मेरी सहेली सब कुछ देख लेती थी, घर, अपने बच्चों की शिक्षा, वृद्ध ससुराल वालों की देखभाल करना, उनकी बीमारी, रिश्तेदारों का प्रबंधन करना, अंदस को सब कुछ सब कुछ सब कुछ। वह कहती रहती थी, मेरे घर को मेरे समय की जरूरत है। मेरे पति चाय काफी भी नहीं बना पाते। मेरे परिवार को मुझसे हर चीज के लिए जरूरत है, लेकिन कोई भी मेरे द्वारा किए गए प्रयासों की परवाह नहीं करता है और न ही मेरी सराहना करता है। सब मेरी मेहनत को नोमल मान के चलते हैं। मैंने उसके पति को ये जानने के लिए फोन किया कि क्या परिवार को किसी सहारे की जरूरत है। मुझे लगा कि उनके पति बहुत परेशान होंगे। अचानक से सारी जिम्मेदारियों को निभाना है, उम्र बढ़ने के साथ साथ माता पिता, बच्चे, अपनी नौकरी, इस पर अकेलापन कैसे होंगे बेचारे। फोन कुछ समय के लिए बजा, नहीं उठाया। 1 घंटे के बाद उन्होंने वापस कॉल किया। उसने माफी मांगी कि वह मेरे कॉल का जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि अपने क्लब में 1 घंटे के लिए टेनिस खेलना शुरू किया था और दोस्तों से मिलना वगैरह भी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका समय ठीक से गुजर जाए। यहाँ तक कि उन्होंने पुणे में ट्रांसफर करवा लिया, इसलिए अब ट्रैवल नहीं करना पड़ता। घर पर सब ठीक है? मैंने पूछा।
उन्होंने जवाब दिया, एक रसोया रख लिया है, थोड़ा और पेमेंट किया तो वो किराने का सामान और सब्जी फल वगैरह भी ला देगा। उन्होंने अपने बूढ़े माता पिता के लिए फुल टाइम केयर टेकर रख ली थी। ठीक चल रहा है, बच्चे भी ठीक हैं, जीवन धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट रहा है। उन्होंने कहा, मैं मुश्किल से 1-2 वाक्य बोल पाए और हमारी बात पूरी हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी सहेली मेरे ख्यालों में आ रही थी। उसने अपनी सास की छोटी सी बीमारी के लिए हमारे स्कूल के पुनर्मिलन को छोड़ दिया था। वो अपनी भतीजी की शादी में नहीं गई क्योंकि उसको अपने घर में मरम्मत के काम की देखरेख करनी थी। वह कई मजेदार पार्टियों और फिल्मों से चूक गई थी क्योंकि उसके बच्चों की परीक्षा थी और उसे खाना बनाना था, उसे अपने पति की जरूरतों का ख्याल रखना था। उसने हमेशा कुछ प्रशंसा और कुछ पहचान की तलाश की थी, जो उसे कभी नहीं मिली। आज मुझे उसका कहने का मन हो रहा है, यहाँ कोई भी अपरिहार्य नहीं है और कोई भी याद नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम है। शायद ये सांत्वना है, या यूं कहें कि हमारे समझने का तरीका। जब आप दूसरों को खुद से पहले रखते हैं तो वास्तव में आप ये। उसके मरने के बाद उन्होंने 2 और नौकरानियां रख ली गईं और घर ठीक चल रहा था, इसलिए मन का ये वहम हटा दो कि मैं अपरिहार्य हूं और मेरे बिना घर नहीं चलेगा। अतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने आप के लिए समय निकालें। अपने दोस्तों के साथ संपर्क में रहें, बात करें, हंसे और आनंद लें। अपने शौक पूरे करो, अपने जुनून को जियो, अपनी जिंदगी को जियो। हर किसी को आपकी ज़रूरत है, लेकिन आपको भी अपनी देखभाल और प्यार की ज़रूरत है। हम सभी के पास जीने के लिए केवल एक ही जीवन है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है।